अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 612 के जो है वो लेसन नंबर 20 को देखेंगे। अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप जो है वो मैम इसके सीरीज़ स्टार्ट करें। तो आज से मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 20 में एज स्ट्रक्चर ट्रांजिशन एंड डेमोग्राफिक डिवीजन। इसमें हम सबसे पहले जो पॉइंट है 18 नंबर 3 एज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर जो है वो डेमोग्राफिक के बारे में हमने पढ़ना है। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास है एज स्ट्रक्चर ट्रांजिशंस। तो इसमें हमारे पास एज स्ट्रक्चर्स के बारे में बात होगी कि इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स पे आ गया, वर्किंग पेज एज आ गई, सॉरी ओल्डर पीपल आ गए जो कि 65 से अबव है। ठीक है, व्हाट डिटरमिन्स एज स्ट्रक्चर ट्रांजिशन कंटिन्यूस मूव फ्रॉम हाई फर्टिलिटी एंड mortality to low fertility and mortality rates. This transition produces a boom generations that gradually increases share of working age population. ठीक है। अच्छा, मैं जो है वो आपको बताती हूँ कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि एज स्ट्रक्चर ट्रांजिशन के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, एज स्ट्रक्चर क्या होती है? अब एज स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन को एज ग्रुप्स के बेसिस पर क्लासीफाई करना होता है। ठीक है, एज ग्रुप्स एज ग्रुप्स के जो है वो के बेसिस पर क्लासीफाई करना। जैसे कि चिल्ड्रन होते हैं वो अंडर 15 ईयर्स के अंडर जो होते हैं बच्चे, वो जो 15 ईयर्स के अंडर जो होते हैं वो हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं। जो 15 से 64 तक के होते हैं वो वर्किंग एज होते हैं, यानी कि जो कि जॉब करते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। ओल्डर पीपल कौन से होते हैं? जो 65 से अबव हो जाते हैं, वो हमारे पास बुजुर्ग लोग जो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफाई करना हमारे पास एज स्ट्रक्चर कहलाता है। तो एज स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांजिशन का मतलब है कि कंट्रीज हाई फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट्स से लो फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, हाई फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी होगी ना, वो उससे लो फर्टिलिटी और जो है वो मोर्टेलिटी की तरफ जो है वो उसको शिफ्ट करेगी। एज जो है वो जो कंट्रीज़ हैं एज स्ट्रक्चर्स में, तो ये उनको जो है वो हाई से लो की तरफ शिफ्ट कर देगी। तो इस ट्रांजिशन के रिजल्ट में जो है वो बूम जनरेशन से होता है, जो ग्रेजुअली वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो है वो शेयर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, एज स्ट्रक्चर के जो इकोनॉमिकली हम देखा जाए तो एज स्ट्रक्चर का इकोनॉमिक और सोशल इंपॉर्टेंस है, जो कि सेपरेट एज ग्रुप्स जो है वो सेपरेट जो है वो एज ग्रुप्स और उनका होता है, और सेपरेट ही जो है वो उनका बिहेव जो है वो करते हैं। उनके करंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यही जो है इसमें बताया गया है कि द सेंटर ऑफ जनरेशन Kinetics is a good website to get an idea of generation difference in economic, social and other behaviors. General population of the world can be classified into following the 5 generations groups में डिवाइड किया गया। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये भी कहा जाता है कि यंग पीपल को जो है वो हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, यंग पीपल जो होते हैं उनको हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि यंग होंगे उनको हेल्थ भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए। एंड जो एडल्ट जो होते हैं पीपल, लेबर सप्लाई और सेविंग्स को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, और उन्हें जो है वो पेंशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो है वो ज़रूरत होती है, जो एडल्ट पीपल होते हैं। तो एज स्ट्रक्चर में जो है वो स्टूडेंट चेंजिंग के रिजल्ट में इकोनॉमिक बिहेवियर्स इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती है। इसलिए जो है वो अलग अलग जो है वो जनरेशन्स के बिहेवियर्स, लाइक्स और डिसलाइक्स को जो है वो हमें समझना, पॉलिसीज़ डिज़ाइन करने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है सर, आपका ये इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है वो 5 जनरेशन्स हमारे पर हमें जो है वो बताई गई हैं। वो कौन से थे? एक जनरेशन होती है जी, जो कि 1996 में जो है वो हुई थी, हमें बताया गया था। और इसके बाद मिलीनियल्स जो है वो 1977 से 1995 में। और जो जनरेशन एक्स है वो 65 से 1977 तक 6 तक। और जो है वो बेबी बूमर्स है जो है वो 1946 से 1964 तक। और जो ट्रेडिशनलिस्ट्स है वो 1945 और इससे जो है वो पहले की बात है। तो ये सारे आपने ये पाँचों ये जनरेशन्स को भी याद करना है, और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सारी, मतलब है तो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 84 से लेकर 86 तक का जो टॉपिक है वो मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ एज स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आपको जो है वहाँ पे LMS पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में गिवन चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो वहाँ से आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा LMS पे जाके। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंड मीन्स इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज ड्यू टू चेंज इन एज स्ट्रक्चर। इट अकर्स व्हेन अ कंट्री हैज़ लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशियोज ड्यू टू फॉलिंग बर्थ रेट्स।
तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री की जो पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर में चेंजिंग होती है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ज़ाहिर बात है जो है वो चेंजिंग होती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जब एक आपकी पॉपुलेशन जो है वो एज स्ट्रक्चर में चेंजिंग होती है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग हो जाती है। तो ये तब होता है जब एक जो है वो कंट्री की पॉपुलेशन में वर्किंग एज जो है वो 15 से लेकर 64 एज तक के हिस्से में जो है वो अगर इंक्रीज़ हो है और डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो बच्चों और बुजुर्गों के हिस्से में आती है वो कम हो जाए, यानी 15 से 64 साल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए और जो बच्चों और बुजुर्गों की पॉपुलेशन जो है वो मतलब उनकी बनस्बत जो है वो यंग पीपल के बनस्बत जो वर्किंग एज की बनस्बत जो है वो कम हो, तो मतलब बच्चों और बूढ़ों की जो है वो कम हो जाए। तो इस तरह जो है वो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होती है इससे। क्यों, कैसे, मतलब कि जैसे हमारे पास बढ़ते हुए वर्किंग एज पॉपुलेशन से जो है वो लेबर फोर्स में हमें क्या होगा, जो है फ़ायदा हासिल होगा। लेबर फोर्स हमारी जो है वो बढ़ जाएगी, जितनी लेबर फोर्स होगी उतना हम काम कर सकेंगे, उतनी ही जो है वो हमारी अर्निंग होगी, हम सेविंग कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत हो सकती है, बढ़ सकती है। तो जो है वो घटते हुए डिपेंडेंसी रेशो उसको बोलते हैं जो हमारे बुजुर्गों और बच्चों की रेशो होती है। ठीक है, तो उसमें से जो है अगर हमारी वो डिपेंडेंसी कम होती है, यानी ये नौजवान नस्ल ज़्यादा हो और वो कम हो, तो हमारे जो बच्चों और बुजुर्गों पर जो खर्च होता है वो कम हो जाएगा और इससे भी हमारी जो है वो इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और हम सेविंग्स कर सकते हैं। और बढ़ते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ से जो है वो हम कंट्री की जो है वो इकोनॉमी को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जब हमारी बढ़ती है तो हमारा कंट्री जो है वो एक मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का जो है वो हमारे पास फ़ायदा उठाने के लिए यही है कि मुल्कों को अपनी पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर को जो है वो समझना और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाना होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एज स्ट्रक्चर था, वो सॉरी जो हमारे पास क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड था। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है mechanism of demographic dividend। अब ये क्या है कि other things remaining the same when a country has larger share of working age population, it usually results in following phenomenon: increase in savings आ गया, increase in human capital आ गया, increase in labor supply आ गया, इंक्रीज इन सेविंग्स आ गया। ठीक है, इसमें क्या है कि पीपल इन वर्किंग एज प्रोड्यूस मोर देन दे कंज्यूम। ह्यूमन कैपिटल में कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंड स्टार्ट्स व्हेन डेथ रेट फॉल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज एंड हेल्थ ऑफ पीपल improves, attitude towards education changes, people become assessors of social changes, labor supply increases due to two reasons: baby boomers enter labor force or decline in birth results in increase in female labor force participation। मतलब क्या हुआ देखें, जब एक मुल्क की जो है वो पॉपुलेशन में वर्किंग एज जो कि 15 से 64 ईयर की जो है वो उसमें अगर वो हमारी इंक्रीज़ होती है, ये वाली वर्किंग एज लोगों की जो है ये वाली पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ होती है, तो ये जो है कुछ फिनोमिन को जो है वो हमारे पैदा करता है। जैसे कि हमारे पास सेविंग्स में जो है वो सेविंग्स का इंक्रीज़ होना, कैसे, जब लोग वर्किंग एज में होते हैं तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और कम कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारी सेविंग्स बढ़ जाती है। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, जब ह्यूमन कैपिटल हमारा इंक्रीज़ होता है तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड तब शुरू होता है जब डेथ रेट जो है वो हमारी रिड्यूस होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और लोगों के जो हेल्थ में लोगों के हेल्थ में जो है वो हमारा जो में एक जो है वो शुगर होता है, उससे लोगों के एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स एजुकेशन बदल जाते हैं और वो जो है वो मतलब उससे जो है वो हमारी ह्यूमन कैपिटल में से हमें यही जो है वो बेनिफिट हासिल हो सकता है। तो लेबर सप्लाई में क्या इंक्रीज, लेबर सप्लाई का इंक्रीज़ होने क्या होता है कि लेबर सप्लाई में जो है वो लेबर सप्लाई का बढ़ना जो है वो दो वजह से हो सकता है। एक तो बेबी बूमर्स लेबर फोर्स में इंटर करते हैं, दूसरा बर्थ रेट की जो है वो जो बर्थ रेट की कमी से जो है वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो है वो इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ जाती है। यानी औरतें जो है वो भी इंक्रीज़ करेंगी। अगर बर्थ रेट हमारी कम होती है तो जाहिर सी बात है बर्थ रेट की वजह से जो है बच्चों की पैदाइश की वजह से जो है वो वुमेन जो है वो अपने घरों में रहती हैं और जिसकी वजह से जो है वो कुछ कमा नहीं सकती। तो इसलिए अगर बर्थ रेट कम हो तो फीमेल भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी काम करने में। तो इस तरह जो है वो हमें और हमारे मुल्क को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो इन फिनोमिनन को जो है वो समझने से हम डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के जो है वो फ़ायदों को समझ सकते हैं कि और मुल्क की जो है वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी हमारी मजबूत हो जाती है। ठीक है, और इस तरह जो है वो मजबूत बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाने में जो है वो मदद मिल सकती है हमें। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। अ पॉलिसी perspective to reap the benefits of demographic dividend, we need to provide education and train our young population, keeping in mind the future goals of social, economic and population policies. We need to equip them with necessary skills and leadership qualities. More job opportunities should be created to take advantage of a huge labor force.
स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें ये होता है कि डेमोग्राफिक डिवाइडेड के फ़ायदा उठाने के लिए हमें अपनी नौजवान पॉपुलेशन को एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी होगी, जो कि सोशल इकोनॉमिक और पॉपुलेशन पॉलिसीज़ की जो है वो से हमें जो है वो इनका जो है वो हमें ध्यान रखना होगा और इनको ये फैसिलिटी जो है वो मुहैया करनी होगी। तो हमें जो है वो अपनी नौजवान नस्ल को जो है वो ये ज़रूरी स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो सिखाना होगी, ताकि वो अपने मुल्क के लिए जो है वो काम कर सकें। इसके अलावा हमें जो है वो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करनी होंगी, ताकि हम अपनी जो है वो बड़ी लेबर फोर्स का जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें यही चीज़ें हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग का प्रोग्राम देना और स्किल्स डेवलपमेंट करना, वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करना, जॉब क्रिएशन और इंटरप्रीनरशिप को जो है वो इंक्रीज़ करना, ठीक है, यूथ एम्पावरमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट करना। तो इन पॉलिसीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करके हम अपनी जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, ठीक है, उनको जो है वो ये अपनी जो सारी चीज़ें सिखाने के बाद जो है वो हमारे मुल्क के लिए जो है वो काम कर सकते हैं, और हम इतनी बड़ी नौजवान नस्ल का जो है वो यानी लेबर फोर्स का जो है वो अपने मुल्क के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो था आपका लेसन नंबर 20 था। तो आई होप सो आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।